सिक्कों का कर्जा दिया बादशाह वक्त को, ताकि वो अपनी जंगें जो उसने कैंपेन्स मिलिट्री बिल्ड करनी थी। अब एक तमाशा आपको हम दिखाएं। दुनिया ये कहती है कि ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज गुरूब नहीं होता था। रॉथस्चाइल्ड ये कहता है कि जिस ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज गुरूब नहीं होता उस पर मैं हुकूमत करता हूं, क्योंकि उसकी दौलत मेरे पास है। इन यहूदी बैंकर्स ने 1689 से लेकर 1815 तक 1 अरब ब्रिटिश पाउंड्स, 1 अरब सोने के सिक्कों का कर्ज चढ़ चुका था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। दुनिया को नजर आता था कि ब्रिटिश एम्पायर है जो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रही है। ब्रिटिश एम्पायर 1 अरब पाउंड की मकरूज थी उस बैंक ऑफ इंग्लैंड की जिसको चंद यहूदी चला रहे। अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलियन पाउंड्स, 850 मिलियन पाउंड था, तकरीबन 1 अरब पाउंड के करीब फिगर बन रहा। उस जमाने के हिसाब से देखिए तो फिनोमिनल फिगर, अनबिलीवेबल। ब्रिटिश एम्पायर पे ही नहीं कर सकता था सो किसी सूरत में। और करेंसी जारी करने का इख्तियार बिल्कुल उसी पैटर्न पे ब्रिटिश एम्पायर का, जो कि फेडरल रिजर्व ने बाद में किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पूरे कानून जारी करवा दिया कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर में लोग सोने के सिक्के नहीं रख सकते, सोना नहीं रख सकते, हमें दे दें, हम करेंसी नोट जारी करेंगे या सोने का सिक्का जारी करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ यहूदियों के हाथ से होता हुआ ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली पूरा टेक ओवर कर गई बैंक ऑफ इंग्लैंड को। रॉथस्चाइल्ड जर्मन ज्यूज थे जिन्होंने, जिसके 4-5 बेटे थे, उसने एक बेटा पेरिस में, एक वियना में, एक ऑस्ट्रिया में, एक जर्मनी में, एक हैम्बर्ग में, एक फ्रैंकफर्ट में, एक लंदन में, उसने सारे अपने पूरे यूरोप में उसने अपने बेटे फैलाए और हर जगह बैंकिंग हाउसेस बनाए इन्होंने। और हाल ये था इन लोगों का कि वाटरलू की जंग में दोनों तरफ यही फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जी ज़ैद साहब वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। फिलहाल वक्त हुए ब्रेक का, विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Welcome back after the break. Zed साहब, हम बात कर रहे थे रॉथस्चाइल्ड की and we were talking about how the scenario in England had changed. ये देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड जब 1684 वगैरह में बना है, उससे अगले 250 साल तक, ऑलमोस्ट 1946 तक प्योरली प्राइवेट एंटरप्राइज था, ओन बाय ज्यूज। ये नाकाबिले यकीन बात नजर आती है। ब्रिटिश एम्पायर के जो गोल्ड एसेट्स थे, जो बैंकर्स थे, जो करेंसी जारी करते थे, जो उसको कर्ज देते थे, ब्रिटिश एम्पायर मकरूज थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जिसको प्राइमरली रॉथस्चाइल्ड फैमिली ओन करती थी। Owned by one family and few other Jews, but 90% शेयर्स इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के थे। ये लोग, एक बात आप नोट करें, उस वक्त इन्होंने जो अपने बैंकिंग इंटरेस्ट पूरे यूरोप में फैलाए, हर मुल्क को ये कर्जे देते थे, आपस में जंगें करवाते थे। नेपोलियनिक वॉर्स में, वाटरलू की लड़ाई में जितना बड़ा प्रॉफिट रॉथस्चाइल्ड्स ने बनाया, इससे पहले या इसके बाद किसी एक जंग में इन्होंने नहीं बनाया। और लंदन की स्टॉक मार्केट इन्होंने क्रैश करवाई। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताते हैं। जो इंटेलिजेंस यूनिट था रॉथस्चाइल्ड फैमिली का, वो हुकूमत के इंटेलिजेंस यूनिट से, इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। Really? तो लंदन हुकूमत को खबर नहीं पहुंची थी कि वाटरलू की जंग में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हुई है या वो हारा है। रॉथस्चाइल्ड्स को मालूम हो गया, रॉथस्चाइल्ड्स को पहले मालूम हो गया। रॉथस्चाइल्ड्स ने स्टॉक मार्केट में आके अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के शेयर्स बेचना शुरू किए। लोग समझे कि बैटल ऑफ वाटरलू में वेलिंगटन को शिकस्त हो गई है, ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स करेगी। लोगों ने अपने ब्रिटिश एसेट्स सारे बेचना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ से इनका एक एजेंट वो सारे एसेट्स दोबारा खरीद रहा था। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के 1-2 दिन के बाद जब खबर पहुंची कि इंग्लैंड जीत गया है इस जंग में और नेपोलियन हार गया है, तो 5 मिलियन पाउंड्स एक दिन में रॉथस्चाइल्ड ने कमाए उस किलिंग के नतीजे में, जो उसने अपनी इंटेलिजेंस यूनिट की वजह से की। और आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग खबर देते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन है, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ओन करती है। और इकोनॉमिस्ट का एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट भी है, जो उसी वक्त से चला आ रहा है जिस वक्त से इन्होंने 1815 से पहले जो इन्होंने जंग वाटरलू के वक्त अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, अपनी प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की थी, वो आज भी है। पूरी दुनिया में इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही सपोर्ट करते थे और ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करते थे, अमेरिका में इनसे बड़ी नफरत की जाती थी, क्योंकि अमेरिका वालों ने तो आजादी ली थी इंग्लैंड से। यानी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी थी, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी थी। एवरीबॉडी न्यू इन अमेरिका कि जो फसाद बर्पा किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर का, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती है। तो रॉथस्चाइल्ड्स को पसंद नहीं किया जाता, सब गाली देते थे इनको। तो रॉथस्चाइल्ड्स ने कमाल एक ये किया कि एक और फैमिली आगे की एज अ फ्रंटमैन, और इनको अमेरिका भेजा अपने बैंकिंग इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। दुनिया को नहीं मालूम था, तकरीबन 50-60 साल के बाद दुनिया को पता लगा कि जो फैमिली फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रही है रॉथस्चाइल्ड्स की, वो फैमिली असल में रॉथस्चाइल्ड्स की मुलाजिम है, इंडिपेंडेंट बैंकिंग हाउस नहीं है। उस बैंकिंग हाउस का नाम जानते हैं क्या, जो कि फ्रंट के तौर पे रॉथस्चाइल्ड से काम करते थे? आज बहुत मशहूर बैंक है दुनिया में, जेपी मॉर्गन।
इन्वेस्टमेंट और खासे बैंकिंग। जेपी मॉर्गन फ्रंट था रॉथस्चाइल्ड्स के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने 1836 में इस खेल को वो समझ गया था कि ये यहूदी क्या खेल खेल रहे हैं अमेरिका में आके। तो एक यहूदियों का बैंक था सेकंड अमेरिकन बैंक, जो बाद में फेडरल रिजर्व के तौर पर शक्ल के तौर पर सामने आया। एंड्रयू जैक्सन ने यह किया कि सारी अमेरिकन गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे इस बैंक से निकाल के स्टेट बैंक्स में यानी सरकारी बैंकों में वो जमा करवा दी। उस जमाने में चूंकि सिक्के थे, सोने के अशरफियां निकाली अपनी तरफ रख ली, ये बैंक कोलैप्स होने लगा। इन लोगों ने फॉरेन मदद के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ, इस बैंकर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ मैसेज भेजा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अमेरिकन गवर्नमेंट के तमाम एसेट्स एक्नॉलेज करना बंद कर दिए। यानी उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनके बिल्स, उनके एसेट्स, उनके नोट्स, उनके प्रॉमिसरी नोट्स, उनके करेंसी सब एक्सेप्ट करना बंद कर दी। अमेरिका में एक कोलैप्स हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया। 1837 क्रैश ऑफ 1837 कहलाता है वो। यानी दैट इज हाउ दे मैनेज द क्रैश इन अमेरिका, सिंपली बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। बैंक ऑफ इंग्लैंड चूंकि रॉथस्चाइल्ड्स थे और यही रॉथस्चाइल्ड का फ्रंट बैंक था यहां पे। एंड्रयू जैक्सन इस खेल को समझ गया था, लेकिन उसको सजा उन्होंने इस तरह दी कि अमेरिकन इकोनॉमी को उन्होंने क्रैश करा दिया। यही तकरीबन खेल उन्होंने 20 साल के बाद 1857 में दोबारा रिपीट किया। ग्रेट पैनिक, ए ग्रेट पैनिक ऑफ 1857। दिस इज एग्जैक्टली, कहने का मकसद यह है कि जब एक छोटी फैमिली पूरे मुल्क की मनी सप्लाई कंट्रोल कर रही हो तो आप पैसा भेज के और पैसा विड्रॉ करके उस पूरे मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, हमारे दीन का एक फंडामेंटल एलिमेंट है कि पैसे को चंद हाथों में ना जमा होने दो। पैसे को जमा करके मत रखो, उसको सर्कुलेट करो, उसको खर्च करो, उसको तकसीम करो और पैसों के ढेर ना लगाओ, उसको अल्लाह की राह में दो। अगर तुम, हमारे यहाँ एक अजीब बात देखिए, इनकम टैक्स नहीं है दीन में, हमारे यहाँ सेविंग्स टैक्स है। इनकम टैक्स कहां से आया वो भी आपको बताएंगे भी। हमारे यहां अगर माल जमा करके रखो तो उस पर टैक्स है, माल खर्च करने पे टैक्स नहीं है। ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है इनका सिस्टम। इनकम टैक्स आपको हम बताएंगे ये कहां से निकला है। ये इतना बड़ा शैतानी है। खुश होंगे कि अगर हम कहा जाए आपको हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि इंसानियत आजाद हो जाएगी उस जुल्म से जो इन मखदूब अलैह लानती कौम ने जो इंसानियत के ऊपर नाफिज कर दिया। आपको तो हम बताना ये चाह रहे थे कि दिस वाज दी स्टेजेस, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जंगें बर्पा की, अपने बैंकिंग इंटरेस्ट कायम किए यूरोप में और अमेरिका में। पूरे यूरोप में कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा बैंक नहीं था जिनमें इन यहूदियों के एसेट्स ना हो। फेडरल रिजर्व बैंक, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, कहने को अमेरिकन बैंक है, जो हमने कहा अमेरिकन यहूदी इसको कंट्रोल करते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय रॉथस्चाइल्ड्स फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी ये एक अजीब और गरीब बात है। 53% शेयर्स फेडरल रिजर्व के रॉथस्चाइल्ड्स के पास है और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1946 में नेशनलाइज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन ऑन पेपर नेशनलाइजेशन थी। उसके सारे एसेट, सारी पॉलिसीज, हत्ता के आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो रॉथस्चाइल्ड्स के पास ही हैं। ओनरशिप रॉथस्चाइल्ड्स के पास है। सोना ये अपने हाथ से नहीं जाने देते। फेडरल रिजर्व का सोना भी इन्हीं के पास रखा हुआ है, सोने के ज़खायर इनके हैं। बाकी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो बनाते थे, याद रखिए इसने जो बात अल्फाज कही थी कि ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज नहीं डूबता, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को मैं कंट्रोल करता हूं, क्योंकि मनी